5 बजने को है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और ये वक्त हो चुका है दंगल का। दंगल में आज सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे और वो खबर वाराणसी की जिला अदालत से सामने आई है। ज्ञानवापी मामले में जिन 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा की अर्जी दी थी, उस अर्जी को सुना जाना चाहिए या नहीं, इसी मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष ने तकरीबन 2 घंटे तक जिला जज के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी। इस दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया। उसका विरोध हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है। मुस्लिम पक्ष की दलील अभी पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए अब सोमवार को दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तब कहीं जाकर अदालत ये फैसला कर पाएगी कि अर्जी सुनने लायक है या फिर नहीं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर और 1991 के वर्शिप एक्ट के प्रावधानों पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर आज दंगल में हमारे मेहमान चर्चा करेंगे। स्टूडियो में जाने माने पक्ष और विपक्ष के दोनों ही पक्ष के लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनके साथ चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्ञानवापी परिसर की बैरिकेडिंग के बाहर ये पूजा पाठ और दीपोत्सव साल में सिर्फ एक दिन होता है। हर साल माघ महीने में 9 दिवसीय उत्सव के आखिरी दिन माता श्रृंगार गौरी की पूजा आरती और दीपदान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और उन्हीं श्रद्धालुओं की मांग है कि उन्हें ज्ञानवापी परिसर में दैनिक पूजा का अधिकार वापस दिया जाए। इसे लेकर विवाद वाराणसी की अदालत से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक घूम रहा है। श्रृंगार गौरी केस में 5 महिलाओं की अर्जी सुनने लायक है या नहीं, इस पर वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि अर्जी 1991 के वर्शिप एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है, जबकि हिंदू पक्ष ने अर्जी को 1991 के एक्ट के दायरे के बाहर बताया। आज सुनवाई मुस्लिम पक्ष का अधूरा रहा है। मंडे को 30 तारीख को पुनः जो है 30 को 2 बजे 30 तारीख को पुनः जो सुनवाई होगी। अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। जिला जज की अदालत में जब बहस शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष की ओर से करीब 2 घंटे तक दलील चली। इसके बाद तय हुआ कि अदालत अब सोमवार यानी 30 मई को फिर इस मामले पर सुनवाई जारी रखेगी, जब हिंदू पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से शुरुआत से यह दावा किया जाता रहा है कि ज्ञानवापी परिसर का रिलीजियस कैरेक्टर कभी बदला ही नहीं गया, क्योंकि वहां अभी तक हिंदू आस्था और उपासना के चिन्ह मौजूद हैं। को साबित करना है कि एक्ट अप्लाई कैसे करता है। ये एक्ट उस प्रेमिसेस में जहाँ की मंदिर थी, पूजा हो रही थी और डिफरेंट प्लेसेस हैं जो कि 47 के पहले से पूजा हो रही है और 90, 91, 92 तक चली है और लगातार माँ श्रृंगार गौरी की पूजा हुई है और जितने वहाँ पर देवी देवता उनकी पूजा हुई है, विजिबल इनविजिबल डेटीज उनकी पूजा हुई है। तो बर्डन उनके ऊपर है कि वो साबित करें कि कैसे एक्ट अप्लाई करता है। तो हमारा यही कहना था कि सर्वे की रिपोर्ट भी इसके साथ देखी जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा नहीं, साथ ना देखी जाए, सिर्फ प्लेन के एवरमेंट देखे जाए। हम भी उसमें एग्री करते हैं कि ठीक है, प्लेन के एवरमेंट्स देख लीजिए। हमने अपनी पिटीशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहाँ पे कैसे कैसे इतिहास में पूजा हो रही है और कैसे उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। तो सीपीसी में बहुत ही सेटल्ड लीगल पोजिशन है कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 की कोई एप्लीकेशन लगाता है तो सिर्फ प्लेन के एवरमेंट्स देखे जाते हैं कि और उससे देखा जाता है केस बनता है कि नहीं बनता है। अगर हमारे प्लेन पढ़ के ये साबित होता है कि हमारा केस बनता है तो उनकी 7/11 की जो एप्लीकेशन है मेंटेनेबिलिटी की डिसमिस होगी। उधर मुस्लिम पक्ष वाराणसी से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक बार बार यही दलील दे रहा है कि हिंदू पक्ष की अर्जियां 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 1991 के एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दी गई हैं, जिसमें एक अर्जी दिल्ली के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने दी है, जिसमें कहा गया है कि इस एक्ट की वजह से अवैध निर्माण को वैधता मिल रही है। एक अर्जी वाराणसी के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की ओर से दी गई है, जिसमें 1991 वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
उत्तर प्रदेश के जेलों में 5 लाख राम भक्तों को भर करके दिल्ली की संसद एक ऐसा एक्ट पास कर देती है जिस एक्ट की लोग दुहाई दे करके आज यह कहते हैं कि इस एक्ट के कारण आप काशी मथुरा ये दावा नहीं कर सकते। अतः हमने भारतीय संविधान के दायरे में उच्चतम न्यायालय में आज इस एक्ट को हमने चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के सेक्शन 2, 3 और 4 की संवैधानिक मान्यता को चुनौती दी गई। दावा किया गया है कि इससे आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26 और 29 के साथ ही संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और मूल्यों का भी उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इस अर्जी में ये मांग की गई है कि 1991 के वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। अभिषेक मिश्रा, रोशन जायसवाल, उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। 1991 वर्शिप एक्ट में असंवैधानिक क्या है जिसको आधार एक हिंदू पक्ष की ओर से बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचता हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें सोमवार को 30 तारीख को फिर से अदालत बैठेगी और 1991 एक्ट के आधार पर मुस्लिम पक्ष को अब यहां से आगे सुना जाएगा, क्योंकि 2 घंटे तक की आज दलील वाराणसी कोर्ट में चली है। इसके आगे अब वो कितनी मजबूती से अपनी बात रख पाते हैं देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन दोनों के अपने अपने दावे और इसी दावे को लेकर हम पड़ताल करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। रुद्र विक्रम सिंह वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजमहल केस के। गुलाम सरवर साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं वो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मुजीबुर रहमान जो कि वरिष्ठ वकील हैं वो भी नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेश चौधरी आप स्पोक्स पर्सन हैं वीएचपी के, वो भी नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा शलभमणि त्रिपाठी कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, भाजपा के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से जुड़ेंगे। विष्णु जैन जी वकील हमारे साथ हिंदू पक्ष के इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सैयद असीम वकार साहब जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले विष्णु जैन जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि 2 घंटे तक आज लंबी चौड़ी दलीलें रखी गई हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट के भीतर, और जिस शिवलिंग को आप लोग आधार बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो उस पर उनका यह कहना है कि दरअसल अफवाह फैलाकर माहौल को बिगाड़ने का काम हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। इसकी काट क्या होगी आपके पास? वो शिवलिंग को ही देखिए गलत बता रहे हैं, फव्वारा बताते हुए 2 घंटे तक दलील रख रहे हैं। देखिए चित्रा जी, आज शिवलिंग पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, और जहां तक शिवलिंग को अफवाह बताने की बात है, मैं ये कहना चाहता हूं हमने स्पष्ट रूप से कोर्ट के सामने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये भगवान शिव जी का शिवलिंग है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही है, और हमारी बात को देखते हुए वो शिवलिंग का एरिया सील किया गया है। तो अभी जब कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कशन होगा तो डेफिनेटली वो शिवलिंग है कि फव्वारा है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम पक्ष ये सोचता है कि मैं शिवलिंग को गलत बोल रहा हूं और फव्वारा बोल रहा हूं, तो मैं तो चाहता हूं कि वो मुझको एग्जामिन करे, मेरे केस को एग्जामिन करे और कहें कि जो नीचे की दीवार है वजू खाने की उसको हम तोड़ के दिखाएंगे कि ये फव्वारे का पानी कहां से आ रहा था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे क्या है। तो ये सारी बातें हैं, हम बिल्कुल डेफिनेटली जब कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कशन होगा तो उसको हम रखेंगे। अभी तो वो कमीशन की रिपोर्ट पे बात ही नहीं करना चाहते चित्रा जी। कमीशन ने स्पष्ट रूप से, एडवोकेट कमीशन महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एक शिवलिंग था। अब उसके खिलाफ इनको ऑब्जेक्शन फाइल करना है। आज भी उन्होंने जो कोर्ट की हियरिंग हुई तो हमारे जो प्लेंट के पैराज है 41 पैरा, उसको बड़े धीरे 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 करते करते 12 पैरा तक उन्होंने पढ़ा है। तो अब यही है कि वो हम भी संयम रख के इस कोर्ट की हियरिंग में पार्टिसिपेट, लेकिन आपकी हर दलीलों को वो खारिज कर रहे हैं। वो 1991 एक्ट का ही हवाला बताकर आपकी हर दलीलों को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष दरअसल माहौल बना रहा है, इससे सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलेगी। आप लोगों के ऊपर सीधे मुस्लिम पक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। चित्रा जी आप मुझे ये बताइए कि मेरे जो आराध्य देवता हैं उस पे आप वजू करना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी इतने आपके आर्गुमेंट्स क्या थे मुस्लिम पक्ष के कि ये जो वजू खाना है जहां पे शिवलिंग मिला है वहीं पे हमें वजू करने दिया जाए।
तो आपको अगर किसी और दूसरे धर्म के भावना का कोई ख्याल नहीं है और आप चाहते हो जहां पे हम मानते हैं हमारा शिवलिंग है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, भव्य विराट शिवलिंग है, आपको वहीं वजू करने की जिद है, तो आप मुझे बताइए धार्मिक माहौल क्या कौन बिगाड़ रहा है? और यूपी सरकार का क्या स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर आप उस शिवलिंग पे वजू करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कौन क्रिएट करना चाहता है, ये सवाल मुस्लिम पक्ष से पूछना चाहिए, क्योंकि हम तो हर एक काम संवैधानिक दायरे में रहकर कर रहे हैं, अपनी बात कोर्ट में न्यायिक ढंग से कह रहे हैं। अगर कोई हमने आउटसाइड कोई भी ऐसा काम किया हो तो कोई बताए हमें। असीम वकार साहब वो कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कौन कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो उसको शिवलिंग मान रहे हैं, पूजा का अधिकार चाह रहे हैं, तो वहीं पर वजू करने की जिद करना ये कहां तक जायज है? नहीं, देखिए यहां मसला यह है कि जो भारत के संविधान में दफाएं और धाराएं हैं और जो कानून हैं उनका पालन करना या ना करना। 1991 धर्मस्थल विधेयक की बात की जा रही है। मैं विष्णु जैन साहब से खाली एक सवाल पूछूंगा आगे बोलने से पहले। विष्णु जैन साहब, जो सर्वे रिपोर्ट थी वीडियोग्राफी, वो आप लोगों ने दाखिल कब की है, किस डेट पे की है? सर्वे रिपोर्ट हमने नहीं दाखिल की है, एडवोकेट कमिश्नर ने दाखिल की है। नहीं, किस डेट में दाखिल की मैं पूछ तो रहा हूं। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई हो रही थी उसी, मैं बता रहा हूं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी उसी दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में आपके बहस वकील सुनवाई कर रहे थे उसी दिन दाखिल हुई है। जी जी हाँ। और नहीं, आपको क्विज करने का शौक है तो आपको डेट भी बता देता हूं। 25 मई 2022 को दाखिल हुई है। ठीक है, असीम वकार साहब अपनी बात को जल्दी से आगे बढ़ाएं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था। देखिए, आज है 26 मई, रिपोर्ट दाखिल की 25 मई, और 16 तारीख को बिना सर्वे रिपोर्ट देखे, बिना पढ़े, बिना वीडियोग्राफी देखे, बिना वीडियो देखे जज साहब मौके पे गए नहीं, मौका जज साहब के पास आया नहीं, और जज साहब ने एक किसी व्यक्ति के एप्लीकेशन पर मान लिया कि पूरे विश्व में एक मिसाल आपने कायम। जवाब दे दूं चित्रा जी? आज बस इनका सवाल हो जाए। नहीं, आप मुझे आप सुनने बोलने तो दीजिए सर। अब इतनी बढ़िया न्याय व्यवस्था माशाल्लाह से नजर ना लगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट से पूछा ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने भी रिपोर्ट नहीं देखी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी वीडियो नहीं देखा, सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब भी मौके पे नहीं गए, और उन्होंने लोअर कोर्ट से पूछा भी नहीं कि आपको कैसे पता, आपने कैसे मतलब मान लिया कि ये सच है। उन्होंने भी कहा ठीक है। अब जब ऐसे हालात होंगे, उसमें क्या 91 हो, क्या 95 हो, क्या 2001 और क्या 2022? ठीक है, आपकी बातों से लग रहा है कि मौजूदा माहौल बहुत खराब हो गया है, आपकी सुनी नहीं जा रही है। तो फिर सवाल यह है, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, अब सुप्रीम कोर्ट को भी आप अगर टीवी पर बैठकर समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुना नहीं, तो आप चले जाइए ना सर, आपके तो बैरिस्टर है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, सीधे चले जाए सुप्रीम कोर्ट के भीतर। फिर आप इतना स्लो बोलेंगे ना सर, तो फिर बाकी 8 मेहमान रह जाएंगे हमारे साथ। जल्दी से विष्णु जैन जी आप जवाब दीजिए। आप लोगों की मंशा को लेकर और मौजूदा माहौल को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, मौजूदा माहौल को लेकर। सर हो गया, 3 मिनट बोल चुके आप। विष्णु जैन जी जल्दी बात कहना चाहता हूँ असीम भाई को। चित्रा जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, असीम भाई को क्विज करने का बहुत शौक है, बहुत क्विज करते हैं। मैं इनसे कहता हूं जरा ऑर्डर 39 रूल 1 क्या है पता है आपको? आपने इतनी बातें यहां पे करी, आप एक बैरिस्टर साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्डर 39 रूल 1 क्या है बताइए जरा, पता है कि नहीं? मैं वेट कर रहा हूं, बताइए। क्विज, आप क्विज बहुत करते तो थोड़ा हमारे भी क्विज का जवाब दे दीजिए सर। सर मैग्नीशियम फास्फेट का फार्मूला क्या है? केमिस्ट्री में जो छोटा फार्मूला क्या है उसका, मैग्नीशियम फास्फेट का? तो ये देखा चित्रा जी, यही बात होती, डिबेट करने यहाँ पे आए हैं शिवलिंग के ऊपर और नहीं बता पा रहे। अब देखिए मैं बताना चाहता हूँ चित्रा जी, सीपीसी में एक व्यवस्था है कि अगर आप मेरी प्रॉपर्टी डैमेज करना चाहते हैं, इनको नहीं पता, मैं जवाब दे देता हूँ। सीपीसी में एक व्यवस्था है कि अगर आप मेरी प्रॉपर्टी डैमेज करना चाहते हैं तो कोर्ट अर्जेंट इंटरिम ऑर्डर दे सकती है, और जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मर्ज कर दिया है।
आपने सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का ऑर्डर नहीं देखा होगा असीम वकार साहब। आपने मुझसे तो सवाल पूछ लिया, पर अपने दिल से भी सवाल पूछा करिए कि जब आप देश के इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बात करने आ रहे हैं तो पूरी रिसर्च करके आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर को अपने मर्ज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को मर्ज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट हम नहीं गए थे चित्रा जी, ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर हम लेकर नहीं आए थे, ये सामने लेके आए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऑर्डर जो है वो मर्ज होगा और वो जो एरिया है वो सील रहेगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। और आज 2 घंटे तक अपनी दलीलें भी कोर्ट के भीतर रखी हैं असीम वकार साहब, उसके बावजूद आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है। कौन भरोसा करेगा आपकी इन बातों पर? सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक पर आप शक जाहिर कर रहे हैं। आपको तारीख चाहिए यहाँ पर बैठकर, तैयारी के साथ पहले ही आए होते। सुन तो लीजिए क्यों कर रहा हूं, बोलिए। और कैसे आया हूं, आप बोलने नहीं दे रही हैं। अरे आप हिम्मत लग रहे हैं विज्ञान पढ़ाने के लिए, तो विज्ञान पढ़ाने का आपने एप्लीकेशन में 8 लोग बैठे हुए यहाँ पर अपने इंतजार में। अपनी एप्लीकेशन में विष्णु जैन साहब, अपनी एप्लीकेशन में आपने कहां लिखा था कि प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है आपकी? आपने कहा था हम सर्वे करेंगे। कौन सी एप्लीकेशन दिखाई, कहां लिखा था मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है? चित्रा जी, अगर मैं कोर्ट ने कहा कि ठीक है सर्वे कीजिए, बहस के आगे और रिपोर्ट लाके जमा कीजिए सकता हूं। स्पष्ट रूप से मैंने एप्लीकेशन में लिखा था कि मेरी प्रॉपर्टी डैमेज होने वाली, मेरे शिवलिंग को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरी बात, वो एप्लीकेशन इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है वो जो शिवलिंग का एरिया वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पे असीम वकार भाई इस बात का क्या मतलब है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिया को सील कर दिया है तो मैं तो उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। आप डिबेट करते रहिए, आप पार्लियामेंट जाइए, अपनी मेजॉरिटी इंक्रीज करिए और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को पलट दीजिए, आपका स्वागत है। पर अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से फिलहाल मैं तो बाउंड हूं और सुप्रीम कोर्ट के आप भी मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आपके बैरिस्टर साहब भी मानते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का जजमेंट था उसमें सेक्युलरिज्म को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या दी है उसको आप बार बार कोट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो बाकी बातें कह रहा है उसको भी आपको मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है चित्रा जी कि मीठा मीठा मैं और खट्टा खट्टा तू। ये बात तो सच है आसिम वकार साहब, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात कहिए। बाकी लोग शलमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास में जाऊंगी। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, ऐसा तो चलेगा नहीं असीम वकार साहब। और सुप्रीम कोर्ट तो मुस्लिम पक्ष गया था अपनी तमाम आपत्तियों को लेकर, जिसके आधार पर 2 घंटे तक लंबी चौड़ी जरा भी मुस्लिम पक्ष नहीं आज किया वाराणसी कोर्ट में। आज विष्णु जैन और उनके पक्ष नहीं बोला है कुछ, और सोमवार को मुस्लिम पक्ष की अपनी बात रखी। मैडम बात समझिएगा, बात ही समझ रहे हैं, की लड़ाई है। हाँ, आप अपना साबित कीजिए, हम अपना साबित करेंगे। आप मेरा ना मानिए, हम आपका नहीं मान रहे। बाबरी मस्जिद मामले में यही हुआ था। चले ठीक है, आगे बढ़ते हुए बाबरी मस्जिद पर नहीं जाते हुए ज्ञानवापी पर रहते हैं शलमणि त्रिपाठी जी, सीधे आपका रुख करते हुए। ठीक है सर, ठीक है। 70 साल के बाद दूसरे जज साहब कह रहे प्रकट नहीं हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जाएगा ना, जिन महिलाओं ने अपनी याचिका दाखिल की है पूजा का अधिकार मिले, 1990 के आसपास तक तो वो पूजा करने जाती थी, तब तो आप लोगों को आपत्ति नहीं थी। उस समय एक सरकार की ओर से उसको अगर बंद किया गया और दोबारा वो महिलाएं अपना हक चाहती हैं, तो अब वही अधिकार आप लोगों की आंखों की किरकिरी क्यों बना हुआ है? इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, क्योंकि पहले भी पूजा होती थी, उससे 90-91 तक पूजा होती रही। लेकिन शलमणि त्रिपाठी जी, एक दौर था भक्ति काल का और अभी आप लोग दौर लेकर आए हैं पुनर्जागरण काल का। जो भी मस्जिद नजर आ रही है उस पर दावा कर दो, जो भी मस्जिद दिखाई दे रही है उस पर दावा कर दो। तो आपस में एक ही बार बैठकर देख लीजिए कि कौन कौन सी मस्जिदें ऐसी हैं जिसके भीतर आपको मंदिर दिखाई देता है। हर रोज एक मस्जिद को निशाना बनाकर, और मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि दरअसल हम लोगों को टारगेट किए जाने का काम किया जा रहा है। चित्रा जी, मुझे लगता है कि ये इतिहास तो बचपन से आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा, आसिम वकार साहब ने भी पढ़ा होगा। एक तथाकथित इतिहासकार हैं जिनको इस देश ने बहुत तवज्जो दी, बहुत सम्मान दिया, संभवतः इरफान हबीब नाम है उनका। अभी कल उन्होंने भी कुछ कहा है, उनको भी सुनना चाहिए। हम तो वही बात कह रहे हैं जो इस देश में हुआ है। किसी कालखंड में जो अत्याचार हुआ है, जो बर्बरता हुई है, जो अन्याय हुआ है, जो क्रूरता हुई है, और उस क्रूरता का केवल हमने नहीं भुगता, हमारे बहुत से लोगों ने भुगता, कन्वर्ट होके कौन से धर्म में गए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं नाम नहीं कोट करना चाहता था, पर क्योंकि आपने एक ऐसी बात कही, कानपुर के विधायक हैं इरफान सोलंकी साहब। इरफान के साथ सोलंकी क्यों है, जब इतिहास में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आप कह दीजिए नहीं हम चर्चा नहीं करना चाहते, आप कह दीजिए नहीं हम बात नहीं करना चाहते, तो ठीक है साहब, ये आपकी मर्जी है कि आपने क्रूरता भी की, अन्याय भी किया, बर्बरता भी की, अत्याचार भी किए, धर्मांतरण भी किया, बलात्कार भी किया। आप चाहते हैं चर्चा भी ना हो, तो ये तो मारो भी और रोने भी मत दो, ये तो वो कहानी हुई।
तमाम साहब लोग जाके अपनी 5 पीढ़ियां 6 पीढ़ियां पहले देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि वो भी क्रूरता का शिकार हुए हैं। और इस देश में किसी कालखंड में अगर अत्याचार हुआ है तो उस पर चर्चा होने से घबरा क्यों रहे हैं? सर्वे से डरते क्यों हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं सर्वे से कोई डर नहीं है, मस्जिद है उसको मंदिर बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप किसका सहारा लेते हैं? वर्शिप एक्ट का। वर्शिप एक्ट का क्यों आप सहारा लेते हैं? अगर कोई चीज छुपाना नहीं चाहते, अगर किसी चीज से आपको डर नहीं लगता, अगर कोई घबराहट नहीं होती। इस देश में आरटीआई का कानून आया, सबने स्वागत किया कि भाई कुछ छुपाना नहीं चाहते, आरटीआई लगा दो। ठीक है। वर्शिप एक्ट का हवाला क्यों बार बार देते हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? क्या किससे डर लगता है? कौन सी कहानी से चाहते हैं जो कहानी सबके सामने आएगी तो इस देश में जो क्रूरता हुई, अत्याचार हुआ है, वो नई पीढ़ी को पता चलेगा। पता चलने दीजिए ना, उसमें दिक्कत क्या है? क्या समस्या है? अगर नई पीढ़ी जानेगी, आज इरफान हबीब को ये कहना पड़ा ना, लोग पूछते कि बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग निकला, क्या हुआ? उससे क्या होने जा रहा है? उससे ये हुआ कि इरफान हबीब को आज स्वीकार करना पड़ा कि जो इतिहास वो पढ़ाते रहे और बताते रहे वो गलत इतिहास था। औरंगजेब ने बर्बरता की है, मंदिर तोड़वाए हैं, मंदिर ध्वस्त कराए। ये इतिहास नई पीढ़ी के सामने आने दीजिए ना। और हमने आपने सबने बचपन से पढ़ा है कि इस देश में क्या हुआ है, किस तरह तलवार के दम पे धर्म बदलवाया गया, किस तरह तलवार के दम पे मंदिरों को लूटा गया, उनकी संपत्तियां लूटी गई। इस सच को सामने आने दीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतिहास में चीजों को छिपाया गया, अब वो सच सामने लेकर आया जा रहा है, तो कुछ लोगों को दर्द और दिक्कत हो रही है। आशुतोष वर्मा जी, क्या समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसी स्थिति है कि इतिहास की गलतियों को अगर मौजूदा सरकार ठीक करने का काम कर रही है तो फिर निशाने पर क्यों है वो? देखिए चित्रा जी, दो चीजें हैं। इतिहास बदला नहीं जा सकता, इसलिए इतिहास को समझना है। इतिहास का एक पक्ष को किस तरीके से प्रसारित किया जाता है, ये भी बड़ी जरूरी चीज है समझने के लिए। और जहां भी शलभ मणि जी ने बताया, इतिहासकारों के नाम बताया, मैं आपको 2 लोगों के नाम बताता हूं जो उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने लिखी किताब है। एक आंद्रे टस्के की किताब है द औरंगजेब, सच्चाई और गल्प, और उसमें वो कहती हैं कि औरंगजेब ने मंदिर जरूर तोड़े, मैं मानता हूं मंदिर जरूर तोड़े, लेकिन उनके पीछे कभी भी धार्मिक कारण नहीं रहा। और जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा मंदिरों की सुरक्षा प्रदान की और उनको ध्यान भी दिया। ये आप बुक से आप वो पैराग्राफ निकाल लीजिएगा, उसमें एग्जाम्पल भी दिया कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी में, महाकाल का मंदिर उज्जैन में और कृष्ण मंदिर का वृंदावन में। उसके साथ ही एक दूसरी किताब है विशंबर नाथ पांडे जी की, फरमान ऑफ औरंगजेब। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में उस समय जितने भी पुजारी हुआ करते थे उनके पास औरंगजेब के फरमान हुआ करते थे, और उस फरमान में लिखा हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने मंदिरों के लिए दान दिया, आभूषण दिया। अरे तो ये बात अभी दिख रहा है, आप उस पर बताइए ना। उसके पीछे का एक हिस्सा मंदिर जैसा दिखता है, क्या वो गलत है या फिर सही है? हम क्यों जाए 2800 मंदिरों, फिर तो हिंदू पक्ष का दावा है 2800 मंदिरों को उसने डैमेज किया था। मैं इस पर आ जाती हूँ। औरंगजेब के, सुनिए ना सर एक सेकेंड, ज्ञानवापी पर हम चर्चा कर रहे हैं ना। ज्ञानवापी को क्या उसने जो ज्ञान का कुआं था उसको डैमेज करके मस्जिद का निर्माण किया या नहीं किया? सवाल ये खड़ा हो रहा है। अभी तो ज्ञानवापी पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो सवाल उसी पे मैं आ रहा हूं ना। तो जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उनको तो लिए जाएंगे ना, और ऐतिहासिक दस्तावेजों में 3 जगह ज्ञानवापी मंदिर का मस्जिद का उल्लेख आता है। एक बात आता है कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनाया। दूसरा आता है कि 1585 में अकबर के जो नवरत्न थे राजा तोडरमल, उन्होंने नारायण भट्ट जो साउथ के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे उनके साथ मिलकर अकबर के आदेश पे एक मंदिर बनवाया। और तीसरा ये जगह आता है कि अकबर ने दीन इलाही को प्रचारित करने के लिए ये ज्ञानवापी क्या है आपकी नजर में? मंदिर है, मस्जिद है? तो एक लाइन में जल्दी से विष्णु जैन जी, उसके बाद में फौरन आपके पास। जो इतिहास में आता है वो इतिहास में इतना आता है। अब कानूनी दस्तावेज को अगर देखेंगे ज्ञानवापी क्या है? कई जगह वहां मस्जिद क्या है? नहीं, ये मैं या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करने जा रही। अगर आज ये विवादित है, न्यायालय में है, तो न्यायालय उसको तय करेगा कि उसको किसकी तरफ जाना चाहिए। विवाद में ही क्या नजर आता है? यही तो मैं पूछ रही हूँ। आप डिबेट करने के लिए बैठे हैं, यही तो पूछ रही हूँ, क्या नजर आता है? हिंदू पक्ष को शिवलिंग दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि मंदिर है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे मस्जिद को जबरदस्ती साबित करने पर तुले हुए हैं। तो आपका भी एक कोई तो टेक होगा ना? नहीं, टेक होगा बिल्कुल। इस देश को डिबेट्स में हिंदू और मुस्लिम पक्ष बांट के ज्यादा अच्छा होगा। हम न्यायिक पक्ष की बात करें और न्याय से चलने के लिए देश को आगे बढ़ाएं। हम अपने पक्षों को थोप के किसी के ऊपर नहीं चला सकते हैं। इसीलिए न्यायिक पक्ष के जो अधिवक्ता है उनको बुलाया गया है इसीलिए चर्चा करने के लिए। ठीक है, वो अपनी बात करें और ठीक है। लेकिन आपने कहा कि औरंगजेब ने बहुत सारे देश में मंदिर भी बनवाए थे। अब विष्णु जैन जी सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद स्टूडियो में मेहमान जुड़े हुए उनके पास में फौरन आऊंगी। विष्णु जैन जी, वो कह रहे हैं औरंगजेब ने तो बहुत सारे मंदिर भी बनवाए थे, वो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। एक ज्ञानवापी मस्जिद आप लोगों के निशाने पर है। और मैं आपसे 3 वो आधार जानना चाहूंगी जिस 1991 एक्ट को लेकर आज कोर्ट के भीतर अपनी बातें मुस्लिम पक्ष की ओर से कही गई हैं। आप उनको कैसे काटेंगे, कैसे ये साबित करेंगे कि 1991 का जो एक्ट है वो ज्ञानवापी पर लागू नहीं होता है?
देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात आपने 2 सवाल पूछे, दोनों का जवाब दे देता हूं। मैंने कोई ऐसा इतिहास नहीं पढ़ा कि औरंगजेब ने कोई मंदिर बनवाई है। मैंने तो वो इतिहास पढ़ा है कि औरंगजेब ने जजिया लगवाया है। मैंने तो वो इतिहास पढ़ा है कि यहाँ पे 1.25 मन जनेऊ जलाए गए हैं। मैंने तो वो इतिहास पढ़ा है कि औरंगजेब ने कैसे हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया, काशी विश्वेश्वर का और मथुरा का। मैंने तो वो इतिहास पढ़ा है। मैंने तो जेम्स इलियट की किताब पढ़ी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने मथुरा और काशी की मंदिर तोड़ी। और जो मैंने इतिहास पढ़ा है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस काशी विश्वनाथ के केस में 1997 4 SCC पेज 606 में पैरा 1 में यही बात लिखी है। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन किस चीज की बात कर रहा है। जहां पे दूसरी बात आती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब-क्लॉज 3 यही कहता है कि अगर कोई जगह एंशिएंट मॉन्यूमेंट है या 100 साल से ज्यादा की पुरानी जगह है तो वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, नंबर 1। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब-क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो तय होना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर आप आज मेरे मंदिर में घुस के वहां पे नमाज पढ़ लो, अपना डोम रख दो, तो वहां का मंदिर का धार्मिक स्वरूप कभी खत्म नहीं हो जाता है, हमेशा वो देवता की संपत्ति रहेगी। हिंदू लॉज में बहुत सेटल्ड है कि एक बार कोई संपत्ति देवता में विराजमान हो जाती है, निहित हो जाती है, तो समय के अंत तक वो देवता की संपत्ति कैसे साबित करेंगे और कि इसीलिए 1947 में उसका स्वरूप मंदिर का था? जिस तरह मैं बता रहा हूं कैसे साबित करूंगा। सबसे पहले दीन मोहम्मद का केस, 15 लोगों की गवाहियां सुप्रीम कोर्ट में 278 पेजेस का रिटन सबमिशन फाइल किया है, जिसमें उन 15 लोगों की गवाहियां हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके टाइप करके लगाई हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां पे वो उस समय पूजा करते चले आ रहे थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ब्रिटिश सरकार का एफिडेविट है दीन मोहम्मद के केस में, जिसमें उसने कहा है कि यह जगह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है और भारी मात्रा में यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, उसका सेक्शन 4 सब-क्लॉज 9 जो ये कहता है कि पूरी जगह आदि विश्वेश्वर में वैस कर चुकी है, ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है। और इसके अलावा जो हम 1992 तक वहां पूजा करते थे, जो व्यास जी का तहखाना था, ये सारी गवाह चेन ऑफ एविडेंस है, हिस्टोरिकल एविडेंस है सेक्शन 57 के तहत। और मैंने जितनी यहाँ पे गवाहियां बताई ये सारी हमारे साथ प्राइमा फेसाई हैं, जो हम कोर्ट के सामने रखेंगे जब हमारा पक्ष आएगा। ठीक है, जल्दी से उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए आशुतोष वर्मा जी। विष्णु जैन जी ने कहा कि जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ा, इतिहास में तो यही पढ़ा है। आप कहां से इतिहास की किताबें लेकर आए जिसमें मंदिर बनवाने का जिक्र औरंगजेब की ओर से मिलता है? चित्रा जी अगर वकील पक्ष ने नहीं पढ़ा है तो ये बड़ी बुरी बात है। आप इस पक्ष के पक्षकार हैं, आप पढ़िए, विशंबरनाथ पांडे को पढ़िए, अंद्रे टस्के को पढ़िए, आप उस समय के मुस्तकीम खान का पढ़िए, सुजान राय के बारे में पढ़िए, आप हेरम चतुर्वेदी को पढ़िए जाके, आप राजीव द्विवेदी को BHU के जाके पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना, एक पक्ष से नहीं समझ में आएगा। और अभी चित्रा जी इन्होंने 1937 में दीन मोहम्मद के केस के बारे में गवाही बताई, लेकिन उसका उन्होंने ये नहीं बताया कि न्यायालय ने क्या कहा, उसका निर्णय क्या था। उसका निर्णय था कि न्यायालय ने उस समय उसको ऊपर से लेके वक्फ की प्रॉपर्टी और उसको मस्जिद माना। तो कम से कम पूरी बात बताइए ना, इस चैनल पे आधी बातें करके आप कैसे घुमाते हैं बात को? फंस जाएंगे मुझे लग रहा है आप। आधी बातें नहीं, मैं अभी पूरी बात बता रहा हूँ। विष्णु जैन जी, मैं अभी पैरा 16 पढ़ के सुना देता हूँ, अगर चित्रा जी परमिट करें। बोले। मैं इनसे ये कहूंगा कि मैं पैरा 16 दीन मोहम्मद का पढ़ के सुना रहा हूँ। पैरा 16 पढ़ के सुना रहा हूँ। निर्णय बताइए, निर्णय क्या था? निर्णय क्या था? उनको ये थोड़ी सी इंग्लिश भी समझ में आएगी। नहीं, पैरा 16 निर्णय यही था, आपकी पेटिशन विद कोर्ट डिसमिस हुई थी और कोर्ट ने उसको वफ नहीं माना था। ये पढ़ के सुना रहा हूँ सर। द अदर एविडेंस व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर अस is in the statements of 18 witnesses who have said generally that the Muslims have on occasions their Friday prayers. The evidence does not seem to me to establish in any way that the enclosure is a waqf property. Mark करिएगा sir, सौरभ जी. The mere fact that certain number of people overflowed on the public land on certain occasions when they found it convenient to do so would not prove that the land belongs to those people. कोर्ट ने कहा कि आप घुस के आके नमाज पढ़ लें और भारी मात्रा में नमाज पढ़ लें, इसका मतलब नहीं वो जगह आपकी हो जाएगी। आगे सुन लीजिए, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट द लर्नेड जज ऑफ द कोर्ट बिलो वाज राइट इन हिज कंक्लूजन दैट इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड दैट एनी पार्ट that it was not established that any part of the enclosure which he has refused to give declaration to the plaintiffs was a waqf property. अब चित्रा जी मुझे बताइए, मतलब आशुतोष भाई को तो मैंने ये बात बोल दी, अब उसको ये पढ़ ले, आराम से अध्ययन कर ले, 1 मिनट अध्ययन कर। मैंने बताया कि कोर्ट ने कहा कि वक्फ संपत्ति नहीं है, ब्रिटिश सरकार ने भी एफिडेविट दिया है, 18 लोगों की गवाहियां भी हुई है। और चित्रा जी एक बात और कहना चाहते हैं, 1 मिनट सुनिए, ये गलत बात है, गलत बात है। आधा सच भी बता सर, आधा सच बताने की मेरी आदत नहीं है। आशुतोष वर्मा जी, एक सेकंड, वक्फ बोर्ड अपनी पूरी संपत्ति को लेकर और नंदी भगवान जहां थे मंदिर के कुछ और हिस्से को अपनी जमीन साबित करना चाहता था
उसको लेकर वो कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट ने सिरे से दीन मोहम्मद वाले मामले में उनको झटका दिया था। 2 लाइन की ये बातें हैं आशुतोष वर्मा जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझ कर आने चाहिए। सर सिर्फ विष्णु जैन की बात नहीं है, मैंने वहां पर कम से कम 25 वकीलों से बातचीत की होगी दीन मोहम्मद मामले में, वो खारिज हो गया था मामला। इसको आप लोग समझिए कि कोर्ट के मामले को किस तरह से लेकर आप देश के सामने आते हैं। विष्णु जैन जी जल्दी से, बाकी मेहमान भी इंतजार करें स्टूडियो में, जल्दी से। चित्रा जी एक बात और कहना चाहता हूं, एक लीगल प्रोपोजिशन है, उसको अकाट लीगल प्रोपोजिशन है। सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर का फैसला हुआ था, आपको भी पता है, आज उस जजमेंट में चित्रा त्रिपाठी पार्टी नहीं है, असीम वकार पार्टी नहीं है, आशुतोष भाई पार्टी नहीं है, पर वो जजमेंट सब पे बाइंडिंग है, क्योंकि वो ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया थी। जब ऑर्डर 1 रूल 8 का कोई सूट होता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट, तो उसका जो जजमेंट होता है समाज के हर एक आदमी पे बाइंडिंग होता है। दीन मोहम्मद के केस में ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया ये नहीं थी और इसमें कोई भी हिंदू पक्ष पार्टी नहीं बनाया गया था, रादर उल्टा हुआ था। हिंदू पक्ष कोर्ट में गया था कि हमें इसका पार्टी बना लीजिए, कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। तो दीन मोहम्मद का जो जजमेंट है वो हम पे बाइंडिंग तो नहीं है सर, पर जो उसमें गवाही आई है और जो उसमें ब्रिटिश सरकार का एफिडेविट और कोर्ट की फाइंडिंग आई है वो आप पे बाइंडिंग है। ये हमारा प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है, इसको समझिए आशुतोष जी। आशुतोष जी 2 लाइन में जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आशुतोष जी देखिए, जहां मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि इतिहासकारों का दस्तावेज क्या है और कानून दस्तावेज क्या है। जो कानूनी दस्तावेज में वो आखिरी समय तक उसको जामा मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद कहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मस्जिद है कि मंदिर है, लेकिन न्यायालय के पास जो आखिरी दस्तावेज है वो यहां तक है। 37 के बाद से उसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें कहीं पे ये बताया जाए कि ये मंदिर है या यहाँ पर हुआ है। आशुतोष भाई से एक निवेदन करना चाहता हूँ, समझना चाहिए। आज आपके चैनल के माध्यम से आशुतोष भाई से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी जैन साहब मेरी बात हो जान दीजिए, फिर आप कीजिएगा। आप वकील है, आप बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब न्यायालय के पास ये पक्ष रखे हुए हैं, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, ये कानूनी दस्तावेज है, तो न्यायालय को तय करने दीजिए। क्यों इसमें हम लोग अपनी बात करने लगे कि ये इसका पक्ष है, ये इसका पक्ष हो, ये ऐसा होना चाहिए। तो आशुतोष जी आप यहाँ पर बैठे हैं, आप कुछ तो बोलेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर मैं आपको बुलाई हुई हूँ, सिर्फ कुछ तो अपनी बात होगी ना। दस्तावेजों के आधार पर क्या इस देश को जानने का हक नहीं है कि इतिहास में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, आज कोर्ट के भीतर क्या हो रहा है? आपको अंदाजा है कि कितना गंभीर ये मामला है? आपको अंदाजा है और आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा करने कोर्ट के आधार पर ही चर्चा हो रही है, इसीलिए वकील लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसीलिए आशुतोष वर्मा जी इसीलिए वकीलों को भी बुलाए हैं। और विष्णु जैन तो खुद रोज जा रहे हैं, लेकिन और विष्णु जैन तो खुद रोज जा रहे हैं। आप तथ्य रख सकते हैं, चर्चा में आप किसी कंक्लूजन ठीक है, जल्दी से विष्णु जैन जी आपकी बात हो जाए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ स्टूडियो में है वो। ठीक है, मैं चित्रा जी, लेकिन कोर्ट के पहले आप लोगों ने माहौल तो बना दिया है ना, और उसी को लेकर खुश भी हो रहे हैं आप लोग। ये माहौल तो बन गया है, जो जा रहा है काशी विश्वनाथ वो मस्जिद देखना चाहता है कि कहां पर है शिवलिंग, दर्शन हो जाए। चित्रा जी देखिए, मैं कोई माहौल नहीं बना रहा हूं, जो हमारे साथ इतिहास में बर्बरता हुई है मैं सिर्फ उसको उजागर कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी है। जब मेरा शिवलिंग वहां पे मिला था चित्रा जी, तो क्या मैं चुप बैठा रहता और देखता रहता कि वहां पे वजू होते रहे? क्या एक वकील के तौर पे मेरी ड्यूटी नहीं है कि उसको मैं ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत प्रोटेक्ट करूं? और मैं यहाँ पे आज एक बात कहना चाहता हूं आशुतोष भाई से, बहुत संजीदगी से, बहुत विद्वान व्यक्ति, उनका मैं खुद पर्सनली बहुत सम्मान करता हूं। कोर्ट में आए और कोर्ट में औरंगजेब कितना अच्छा था इसके ऊपर एफिडेविट दें और कोर्ट को बताएं कि औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ी, बहुत सारी मंदिर बनवाई हैं, और समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड लाके कोर्ट में रखें, सिर्फ यहाँ पे ना बोले। और चित्रा जी एक बात कहना चाहता हूँ, माहौल हम कहाँ बना रहे हैं? हम तो अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं, अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। इसको लेके जाना चाहते हो, जो कुछ पॉलिटिकली नहीं है तब भी पॉलिटिकली बनाना चाहते हो उसको। नहीं, आपने कहा नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये तो आपका स्टैंड है ना, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आप कह रहे औरंगजेब बहुत अच्छा है, बड़े मंदिर बनाए, तो आके कोर्ट में कहिए कि औरंगजेब ने कैसे कैसे मंदिर बनाए, हमें भी किताबें दीजिए, हम भी समझेंगे, हम भी पढ़ेंगे चित्रा जी की कैसे मंदिर बनाए थे। नाम लिखा है, उन इतिहासकारों का नाम लिया है जिन्होंने इतिहास में बड़ा नाम कमाया है, जिनकी बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अगर आपको ज्यादा शौक है तो जाके इतिहास पढ़िए, पीएचडी कीजिए, तब आइए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही है कि खाली विष्णु जैन ही देख रहे हैं? मैं कुछ और कहना चाहता हूँ आशुतोष भाई, संयम रखना चाहिए। चित्रा जी मैं कुछ और कह रहा हूँ, आशुतोष भाई सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना, लेकिन डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो बात आएगी ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि मंदिर तोड़ा गया, तो आपको फिर क्या दिक्कत है? चित्रा जी मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं इतिहास में भी नहीं जाता, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे मंदिर तोड़ना हमें प्रूव ही नहीं करना है। 1990 बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इसको पढ़िए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। 1997 4 SCC पेज 606, उसका सिर्फ पैरा 1 पढ़ लीजिए आशुतोष भाई, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहां मंदिर तोड़ी गई, और इसीलिए 1983 में काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट आया,
और सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 में इस खसरा नंबर 9130 को यह कहा गया कि यही ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है। अब जब मैं अपने अराधे के लिए कोर्ट में केस लेके गया हूं तो सही बात है, कोर्ट डिसाइड करेगी, पर ये पब्लिक फोरम है। सर सुन लीजिए सर, देखिए पब्लिक फोरम है और यहाँ पे कोर्ट ने कोई गैग ऑर्डर तो लगाया नहीं है कि भैया कोई बात नहीं कर सकता है। अगर आज कोर्ट ने गैग ऑर्डर लगा दिया होता कि नहीं आप बात नहीं कर सकते तो हम भी चुप बैठे होते, आप भी चुप बैठे होते। पर एक ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक प्रोसीडिंग, हम समझा रहे हैं सर, बिल्कुल 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 हम कोर्ट को भी समझा रहे हैं और देश को भी समझाएंगे। क्यों नहीं समझाएंगे? अगर हमारे समाज के साथ अत्याचार हुआ है, बर्बरता हुई है, अगर लोगों को ये नहीं बताएंगे कि जहां पूजा कर रहे हैं वो सांकेतिक शिवलिंग है, तो लोगों के अंदर जागृति कैसे आएगी? आप चाहते हो मेरा समाज भटका रहे, आप चाहते हो कि मेरा समाज भटका रहे? बिल्कुल नहीं सर, ये नहीं होने देंगे। एक वकील के रूप में मेरी ड्यूटी है कि मैं समाज को वकील के रूप में जागृत करूं और सही कानून और सही लोग बताओ। चित्रा जी वकील के रूप में मेरी ड्यूटी है। भेज रहे हैं नहीं सर, देखिए सर, देखिए आप युवाओं की बात करते, आप रोजगार की बात करते, आप आशुतोष भाई करते, आप नए भारत की बात करते तो मैं आपके साथ खड़ा होता, लेकिन आप युवाओं को जो पढ़ना चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, उनके साथ में आप 200 साल पीछे ले जाके हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो। इस देश में कितना पीछे लेके जाओगे? चित्रा जी मैं एक बात इनसे पूछूं, आप यहाँ पे मुझे आगे और पीछे का ज्ञान दे रहे हैं। मैं खुद यूपी से हूँ, लखनऊ से हूँ। 2013 में जब आप आतंकवादियों को छोड़ लेते, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जज ने खारिज कर दिया, तब आपको डीजल पेट्रोल और ट्रिलियन इकोनॉमी याद नहीं आई? जब मेरी बच्ची और मेरा उसका कल जब आप वहां पे दे रहे थे, सिर्फ मुस्लिम लोगों को वजीफा दे रहे थे, तब आपको याद नहीं आया? जब आपके मंत्री आजम खान ने संविधान की शपथ नहीं ली, सिर्फ सीक्रेसी की शपथ ली, तब जैन साहब ने ही पिटीशन की थी। तो आशुतोष जी, जैन साहब ने ही पिटीशन की थी और हमारी पिटीशन पे 3 जजेस ने ये आतंकवादियों को रोका था। सर प्लीज हैव द फैक्ट्स। और उसके बाद चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट में 20 से 25 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने खर्च किए थे आतंकवादियों को डिफेंड करने के लिए, और इनके मंत्री आजम खान ने संविधान की शपथ तक नहीं ली थी, सिर्फ सीक्रेसी की शपथ ली थी। जब हाईकोर्ट में हमने पिटीशन की तब जाके संविधान की शपथ ली, और आज यहाँ पे बैठ के 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ज्ञान दे रे हैं। अरे हमने आपका दौर भी देखा है, हमने आपका दौर भी देखा है आशुतोष जी, जब वकीलों को कुचला गया है, जब आपने न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, जब पूरे यूपी को आपने मुस्लिम प्रदेश बना दिया था, जब सारे पुलिस थाने भेज दिए गए थे, जब रामायण फाड़ी जा रही थी, जब लाउड स्पीकर कोड तोड़े जा रहे थे, वो सारे दिन भी हमने देखे। और एक युवा के रूप में देखे, आपके लोगों ने आतंकवादियों को छोड़ लेते और आतंकवादियों को छोड़ लेते। चित्रा जी, जब हमने पिटीशन फाइल की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जजेस की खंडपीठ थी, रिकॉर्डेड जजमेंट है, जस्टिस डीपी सिंह वाज द ऑथर ऑफ द जजमेंट, और उसको क्वेश्चन किया गया, उसके अगेंस्ट हाई सुप्रीम कोर्ट गए और सारे बड़े वकील खड़े किए गए और आज तक वो नहीं हार पाए। चलिए ठीक है, दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हो गई। हमारे पास और भी मेहमान बैठे हुए हैं। ठीक है विष्णु जैन जी आपकी भी बात हो गई, आशुतोष वर्मा जी आपकी भी बात हो गई। सवाल तो पूछा जाएगा ना, अहिल्याबाई होलकर ने हमने देखा अगर बिल्कुल टूटे हुए मंदिर का निर्माण करवाया था तो आखिर वो कौन सा हिस्सा था जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके बाद मौजूदा स्वरूप मंदिर का देखने को मिलता है? अगर औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को दान दिया था और मंदिर बनवाया था, तो सवाल पूछा जाएगा ना कि अगर अंग्रेज इतिहासकार वाराणसी में आता है तो उस ज्ञानवापी वाली जगह पर वो सिर्फ मंदिर का जिक्र क्यों करता है, वो मस्जिद का जिक्र क्यों नहीं करता है? ये सवाल पूछा जाएगा आशुतोष वर्मा जी। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए मुजीबुर रहमान साहब, आपने सुना दोनों ही पक्ष के लोगों को, क्या है टेक इस पर? सच्चाई सामने आ जाने दीजिए ना, छिपाना किस बात का? जो भी सच है उसको देश के सामने आने का हक है। आखिर ज्ञानवापी के भीतर ऐसा क्या है? सर्वे रिपोर्ट हो तो उसको लेकर सवाल, अगर कुछ तस्वीरें सामने आ जाए तो उसको सवाल, महिलाओं को पूजा का अधिकार नहीं मिले तो उसको लेकर सवाल। पूजा तो होती रही है 1991 के पहले वहां पर। नहीं, सच जानने के लिए किसी को सच जानना है तो वो इतिहास की किताबें पढ़े, उसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं है। कोर्ट यहाँ पे लोगों को सच क्या है और झूठ क्या है उसका बताने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने हैं। दूसरी चीज, विष्णु जी ने अभी ये कहा कि जो हिंदू हैं गुमराह हैं, उनको वो रास्ते पे ला रहे हैं, मतलब जो इनको ना माने वो सब गुमराह हैं, जो कहें कि नहीं औरंगजेब बर्बर नहीं था, क्रूर नहीं था, वो गुमराह है, जो उसे शिवलिंग ना माने वो गुमराह है, जो इनकी आइडियोलॉजी पे ना चले वो गुमराह हिंदू हैं इनके हिसाब से। इन्होंने अभी कहा ये बात कि हम उनको अब भटके हुए हैं, उनको रास्ते पे ला रहे हैं। तो ये कौन से भटके हुए हिंदुओं को रास्ते पे ला रहे हैं, ये पहली चीज का जवाब दें। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो
पिटीशन है, ये अपने आप में एक फ्रीवोलस पिटीशन है। ऐसी पिटीशंस के लिए कोई हिंदुस्तान के संविधान में जगह नहीं है, हमारे समाज में भी इस तरीके के मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों सुन रहा है? तब तो पहले दिन खारिज कर देना चाहिए था। अगर आप भी कह रहे हैं कि कोई मामला बनता ही नहीं है तो पहले दिन खारिज कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भेजा ना निचली अदालत में कि पक्षों को सुना जाए, और सबसे ज्यादा आज मुस्लिम पक्ष ने ही 2 घंटे तक अपनी दलीलें रखी हैं कोर्ट के सामने। सोमवार को भी मुस्लिम पक्ष से ही शुरुआत होगी। तो आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट में मामला नहीं बनता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। सर, ये पीड़ित इतना ज्यादा दिखाने की क्या जरूरत है? दोनों ही पक्षों को समानांतर तौर पर कोर्ट में सुना जा रहा है। ये गलती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, मैं कहूंगा सिविल जज की गलती है कि उन्होंने इस पिटीशन को इतना लंबा टाइम दिया। सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 की ही एप्लीकेशन को उनको सुनना चाहिए था, और सूट को सबसे पहली बार में ही खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि यही पहली ड्यूटी होती है किसी भी मजिस्ट्रेट की। रुद्र विक्रम सिंह जी, ताजमहल को लेकर भी आप पहुंच गए। हर जगह आप लोगों ने भी ना एक नया माहौल क्रिएट करके रखा हुआ है देश में। ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, ज्ञानवापी हो, उधर मथुरा हो, हर चीज आप लोगों की निशानी पर। अचानक से आप लोगों का ये पुनर्जागरण काल कहां से शुरू हो गया है? अचानक से हर जगह आप लोगों को मंदिर ही मंदिर नजर आ रहा है। देखिए, अचानक से चित्रा जी कुछ भी शुरू नहीं होता। कुछ पृष्ठभूमि होती है, कुछ माहौल होता है, और कुछ एक जागरण हम सबके हम जब बचपन में थे, हमने पढ़ाई करी, हम आए, हमने देखा कि हाँ गलतियां हमने जो बचपन में जो इतिहास पढ़ा है वो इतिहास हमें गलत पढ़ाया गया। हम जब सही इतिहास हमने पढ़ने की कोशिश करी, सही इतिहास हमने खंगाला, तो हमें लगा कि नहीं ये गलत है। और बीइंग द लॉ स्टूडेंट, हम कानून का विद्यार्थी होने के नाते हमारी ये प्राइम ड्यूटी होती है कि जो भी कानून, अभी इन्होंने कहा कि हिस्ट्री सही करना कोर्ट का काम नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन किसका काम है? राइट टू इन्फॉर्मेशन किसने दिया है? और राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी गलत से इन्फॉर्मेशन दे दो। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो सही इन्फॉर्मेशन है। तो सही इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? नहीं, आपको तो असंवैधानिक दिख रहा है ना वर्शिप एक्ट, इसको लेकर आप पहुंच गए हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना आप। बिल्कुल। तो आपको असंवैधानिक नजर आ रहा है इतने सालों के बाद? 1991 में आया था और आज आपको 2022 में लग रहा है सब कुछ असंवैधानिक है। बिल्कुल। देखिए, 1991 में शायद मैं 4-5 साल पहले पैदा हुआ था, तो 1991 में तो मैं नहीं जा सकता था। हाँ, अब मुझे जब मैंने वर्शिप एक्ट, मुझे लगा कि अब इस समय जो वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने की स्थिति बनती है, क्योंकि आप वर्शिप एक्ट को उठा के पढ़ लीजिए, और भी आर्टिकल, जब मैं आर्टिकल 14 पढ़ता हूं, अब आर्टिकल 15 पढ़ता हूं, आर्टिकल 25 पढ़ता हूं, आर्टिकल 26 पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि ये तो वायलेटिव है। आप किसी को कोर्ट जाने से कैसे रोक सकते हैं? एक मैक्सिम है कि उबी जस्ट इमी रेमेडियम, मतलब अगर किसी के कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, वो कंटिन्यू होता है, और अगर कोर्ट में वो बात सुनी जा सकती है तो कोर्ट में जाने मैं पूछूंगी आपके आधार पर ये बातें कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, आज ही के दिन साल 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी और 11 परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के लिए चेन्नई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण भारत की तस्वीरें, उनकी गाड़ियों का ये काफिला, लोग किस तरह से सड़कों पर इस वक्त मौजूद होकर उनका वेलकम कर रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और आपको बता दें, आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने नजर आ रही हैं। बीजेपी ने भी वहीं पूरी तैयारी करके रखी हुई है। पहली बार 26 मई 2014 को पीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी और इस तरह से आज 8 सालों का उनका पूरा कार्यकाल, लेकिन 30 मई जब आएगी तब दूसरी बार पीएम के तौर पर उनके 3 साल कंप्लीट होंगे, उसको लेकर भी भव्य तैयारियां की गई हैं। फिलहाल 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चेन्नई में किस तरह से लोग वेलकम करने के लिए उनके मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये काफिला लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत घरों का उद्घाटन आज वो करने वाले हैं और जब उनका काफिला पहुंचा तो देखिए किस तरह से सड़क के किनारे लोग खड़े होकर उनके वेलकम के लिए, उनकी अगवानी के लिए हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ और प्रधानमंत्री सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी में बैठे हुए प्रधानमंत्री, पीछे उनका काफिला और जो लोग बाईं तरफ मौजूद हैं उनका वेलकम करने के लिए धीरे धीरे ये काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर से दक्षिण भारत काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर भारत में जगह जगह कमल खिलाने के बाद अब उसकी नजर बीजेपी की दक्षिण भारत पर है। ऐसे में पीएम का ये जो दौरा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये काफिला आपके सामने है। रुद्र विक्रम सिंह के बीच में आपको रोकना पड़ा तो दो बातें जिससे आप असंवैधानिक करार दे पाए जल्दी से।
देखिए, मैंने कहा कि जब हम वर्शिप एक्ट पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ मैं जब आर्टिकल 14 पढ़ता हूं जो हमें राइट टू इक्वलिटी का अधिकार देता है, आर्टिकल 15 पढ़ता हूं, आर्टिकल 25 पढ़ता हूं, आर्टिकल 26 पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि ये कैसा कानून है जो कि मुझे कोर्ट जाने से रोकता है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है जो गलत तरीके से अब प्रोसेस किया जा रहा है, गलत तरीके से लोगों को दिखाया जा रहा है, तो मुझे कोर्ट जाने से कौन रोक सकता है? वो कह रहे हैं कि कौन कोर्ट जाने से रोक सकता है? अगर एक ऐसा एक्ट बना हुआ है जिसमें तमाम तरह की खामियां है तो उसको हटाए जाने की जरूरत है, उसी के तहत ये कोर्ट गए हैं, फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये पहला वाकया नहीं है कि केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के खिलाफ लोग कोर्ट गए हों या फिर सरकार से गुहार लगाए हों। ऐसा तो कई उदाहरण अपने देश में है। इनका अधिकार है, जाना चाहिए, लेकिन हम लोग को पता है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है। सुप्रीम कोर्ट गंभीर है, सीरियस है। जो प्रोसेस है देर सवेर पहुंचना सुप्रीम कोर्ट ही है, चाहे वो इनका मामला हो या उनका मामला हो। लेकिन 2-3 बातें चल रही थी। वो विष्णु जैन साहब हैं कि चले गए पता नहीं, अभी वो चले गए हैं। चले गए हैं। विष्णु जैन साहब ने अपने तमाम बातों में जो इतिहास का जिक्र किया, अच्छा लीगल पॉइंट्स ठीक ठाक उनका रहता है, हम उनकी कदर करते हैं। अब तो देश में उन शोहरत हो गई है। वाराणसी को छोड़कर बाकी जगह चुन लेंगे, लोकसभा की तैयारी करेंगे, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इस तरह क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत है कि लोकसभा जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं? 10-20 सेकंड ठीक है, क्या करना है वो लोकसभा राज्यसभा मंदिर मस्जिद के आंदोलन से चित्रा जी, मंदिर मस्जिद के आंदोलन से मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष जो भी जुड़ा वो लोकसभा की यात्रा किया। बोलिए तो एक लाइन से मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा। तो लग रहा है लोकसभा के लिए वो इतनी मेहनत यही हो रही वहां है से यहाँ, उन्होंने नहीं, सवामन जेनेऊ। ये बहस भारत में खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे प्रवेश चौधरी की बात रह गई है। प्रवेश चौधरी, सबक की कमी है, प्रवेश चौधरी की बात रह जाएगी। मैं एक बार उनकी बात हो जाए, टाइम रहेगा तो मैं फौरन आ जाऊंगी आपके पास। प्रवेश चौधरी जी, अब विश्व हिंदू परिषद को भी मौका मिल जाएगा ना। उस जमाने में भारत की कुल जनसंख्या, ठीक है, प्रवेश चौधरी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, प्रवेश चौधरी जल्दी से, आपकी बात रह जाएगी। शुक्ला जी का नहीं पढ़ते, आप बोले वरना आपकी बात रह जाएगी। प्रवेश चौधरी जी, सर एक सेकंड शांत हो जाइए, एक उनकी बात हो जाए प्लीज सर। एक्चुअली बात रह जाएगी सर, एक बार उनकी बात। पूरी डिबेट में इतिहास पर बड़ी चर्चा हो रही है और हमारे काबिल मित्र आशुतोष वर्मा जी ने भी इतिहास के बारे में जिक्र करी और औरंगजेब का बड़ा महिमा मंडन किया। आप अपना पक्ष मैं बताना चाहूंगा, औरंगजेब के का जो आलमगीरी लिखा अबू हसन साहब, उन्होंने क्या, अबुल हसन ने लिखा कि औरंगजेब ने कहा कि काशी के मंदिरों को तोड़ दे, इसका फरमान जारी करा। और सितंबर 1669 के अंदर अबुल हसन ने औरंगजेब को जवाबी चिट्ठी में लिखा कि मंदिर तोड़ दिए गए हैं, मंदिर तोड़ दिए गए हैं, वही वहां पर मस्जिद भी बना दी गई है। मेरे मित्र, ये इस प्रकार का, ये कोई और इतिहासकार नहीं कह रहा, ये उन्हीं का इतिहासकार जो आलमगीरी लिख रहे हैं वही कह रहे हैं। दूसरी चीज, इस देश के अंदर जिसको उस दौर का मुगल गजेटियर कहा जाता था, आप उसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं। देखिए, बहस बहुत लंबी है, मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। आप चारों मेहमानों का और साथ ही जो बाहर से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, वर्शिप एक्ट पर फैसले से क्या निकलेगा ज्ञानवापी का हल? आपकी जो जवाब मिले हैं, 48% ने हाँ में जवाब दिया है, 52% ने नहीं में जवाब दिया है। अब सोमवार को निचली अदालत में मामले की फिर जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।